स्टूडेंट्स, आज हम डीपी मुखर्जी को अध्ययन करेंगे। डीपी मुखर्जी, जिनका पूरा नाम था दुजटी प्रसाद मुखर्जी था। ये डीपी मुखर्जी के नाम से जाने जाते हैं। डीपी मुखर्जी राधा कमल मुखर्जी के समकालीन रहे हैं। भारत के सामाजिक वैज्ञानिकों को डीपी के नाम से जाना करते हैं। डीपी मुखर्जी का समाजशास्त्र के अतिरिक्त अर्थशास्त्र, साहित्य, संगीत, कला के क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय योगदान रहा है। तो समाजशास्त्र का सर्वाधिक लाभ जो है वो सर्वाधिक लाभ आपके द्वारा प्रतिपादित अनेक अवधारणाओं, सिद्धांतों, मौलिक विचारों तथा मौखिक बातचीत, अद्वितीय अभिव्यक्ति के कारण हुआ है। डीपी मुखर्जी का जीवन चरित्र यदि मैं बात करूं तो डीपी मुखर्जी का जन्म बंगाल के एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में 1894 में हुआ था। इन्होंने व्यक्तित्व निर्माण पर परिवार व जाति के संस्कारों का प्रभाव पड़ा। 1918 में एमए साहित्य तथा 1920 में एमए अर्थशास्त्र की परीक्षा में उन्होंने पास की। ये उपलब्धियां कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्राप्त हुई। अपनी शिक्षा अच्छी तरह से प्राप्त हुई। आगे चलकर इन्होंने परिवार के वातावरण के फलस्वरूप शिक्षण कार्य व्यवसाय के रूप में ग्रहण करा। ये बहुप्रतिभा के धनी थे। इंटरडिसिप्लिन में यानी इन्होंने कई सब्जेक्ट्स पर अपना अध्ययन करा था डीपी मुखर्जी ने। तो उनके समय पर बंकिम चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र आदि के जो साहित्य थे वे काफ़ी पॉपुलर थे। उस समय बंगाली साहित्य का भी पुनर्जनन और जागरण हुआ था। इस वातावरण का डीपी के व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव पड़ा था। डीपी पर संगीत, राजनीतिक, चित्रकला, साहित्य, विज्ञान इत्यादि का भी विशेष प्रभाव पड़ा था। इन्होंने संगीत के लिए 1945 में इंट्रोडक्शन टू इंडियन म्यूज़िक नाम की पुस्तक लिखी थी। हम डीपी मुखर्जी द्वारा दी हुई पुस्तकों के बारे में बात करते हैं। अब डीपी मुखर्जी जो मौखिक बातचीत बहुत अधिक करते थे और बुद्धिजीवी खूब थे। इन्होंने मानव का निर्माण करना मेरे लिए पर्याप्त है, इन्होंने कहा था। इनकी प्रमुख रचनाएं थी, इसमें इम्पॉर्टेंट जो थी वो थी बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी। 1932 में लिखी थी इन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इन सोशियोलॉजी। पर्सनैलिटी एंड द सोशल साइंसेस 1924 में लिखी थी। टैगोर अ स्टडी 1943 में लिखी थी। मॉडर्न इंडियन कल्चर 1942 में लिखी थी। ऑन इंडियन हिस्ट्री 1945। इसी प्रकार इंट्रोडक्शन थी उनकी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू इंडियन म्यूज़िक 1945 में थी, ये भी सेम। प्रॉब्लम ऑफ इंडियन यूथ इन्होंने 1946 में लिखी थी। व्यूज़ एंड काउंटर व्यूज़ पुस्तक 1946 में लिखी थी। डाइवर्सिटीज़ 1958 में लिखी। सोशोलॉजी एंड इंडियन कल्चर लिखी 1942 और इंडियन ट्रेडिशन एंड सोशल चेंज लिखी। तो इस प्रकार भारतीय परंपरा एवं सामाजिक परिवर्तन विषय पर इंडियन सोशियोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस देहरादून 1955 के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण दिया गया। इसके अतिरिक्त इनके 3 अन्य उपन्यास भी हैं जो कि कुछ बंगाली भाषाओं में भी इन्होंने निबंध लिखे। अब हम बात करते हैं डीपी मुखर्जी द्वारा दिए गए सामाजिक विचारों के संदर्भ में। तो डीपी मुखर्जी ने अनेक विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। इनके सामाजिक विचार समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र के रूप में विशेष रूप से अध्ययन के लिए पाए गए। कला, संगीत, साहित्य से संबंधित लेखों एवं विचारों को संबंधित विषय में सम्मान की दृष्टि से पढ़ा जाता है। इसी प्रकार संपूर्णतावादी दृष्टिकोण डीपी मुखर्जी का मत है कि विभिन्न विज्ञान जैसे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास आदि परस्पर घनिष्ठतः संबंधित हैं। इन विज्ञानों की सामग्री के आदान प्रदान को आप आवश्यक मानते हैं। तो डीपी का मत है, चूँकि अर्थशास्त्र की जड़ें सामाजिक वास्तविकता में विद्यमान होती है, इसलिए अर्थशास्त्र की प्रकृति भी समाजशास्त्रीय ही है। इन्होंने अपना संपूर्णतावादी दृष्टिकोण प्रकट करा। इसमें उन्होंने बताया था कि व्यक्तित्वपूर्ण एकता है और ज्ञान इस एकीकृत पूर्णता का आधार है। इसलिए सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन वस्तु को अलग अलग दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। इनका कहना है कि आज का ज्ञान विभाजित हो गया है, वह कई शाखाओं व उपशाखाओं में बट गया है, अतः उसकी पूर्णता समाप्त हो गई है। तो व्यक्तित्व के विभिन्न पक्ष होते हैं। डीपी मुखर्जी के अनुसार इन विभिन्न पक्षों को एक पूर्णतया मानकर इसका अध्ययन करना चाहिए।
ज्ञान के विभिन्न पक्ष आवश्यक हैं, इसलिए समाज विज्ञान की पूर्णता व एकीकरण आवश्यक है। और अगर हम समाजशास्त्र विषय का विकास करना चाहते हैं तो हमें संपूर्णतावादी दृष्टिकोण को ही अपनाना चाहिए। तो इस प्रकार डीपी मुखर्जी मार्क्सवादी विचारधारा के भी समर्थक रहे हैं। डीपी मुखर्जी ने बताया था कि इनके विचार में इन्होंने प्रस्तुत किया था डीपी मुखर्जी ने कि इनके विचार जो थे मार्क्स के विचारों से संबंधित रहे हैं। मार्क्सवादी विचार इनके रहे हैं डीपी मुखर्जी के। इन्होंने बताया कि जो मार्क्स भारत में के सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन जो था इन्होंने द्वंद्वात्मक उपागम दृष्टि से समझाने का प्रयास करा था। योगेंद्र सिंह ने भी अपनी कृति में लिखा था कि भारत में सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन के उपागमों में द्वंद्वात्मक उपागम का अपना विशेष स्थान है। भारत में मार्क्सवादी दृष्टिकोण प्रारंभ में एम.एस. रॉय, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण जैसे बुद्धिजीवियों के विचारों में मिलता है, जिन्होंने बाद में इसे त्याग दिया था। समाजशास्त्र में इस उपागम का प्रभाव अधिक प्रभावशील नहीं रहा, जिसके कारण ब्रिटानिया समाजशास्त्र तथा सामाजिक मानवशास्त्र के प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण का प्रभुत्व अध्ययन पद्धति व क्षेत्र में होता रहा है। डीपी के साहित्य में भारतीय सामाजिक प्रक्रियाओं के विश्लेषण में द्वंद्वात्मक परिधि संबंध परिधि पाई जाती है। इन्होंने भारतीय समाज के परिवर्तन का विश्लेषण भारत की परंपराओं के संघर्ष के आधार पर किया था। डीपी का द्वंद्ववाद हीगल तथा मार्क्स के द्वंद्ववाद से इस प्रकार भिन्न था कि हीगल के विचारों में संघर्ष का अध्ययन करते हैं, मार्क्स भौतिक पदार्थों का आधार मानकर संघर्ष परिवर्तन का विश्लेषण एवं व्याख्या करते हैं। अब हम बात करते हैं पद्धति शास्त्र की। डीपी मुखर्जी ने अपने पद्धति शास्त्र में यह बताने का प्रयास करा था कि उन्होंने बताया था कि अपने अध्ययन में बहुत कुछ लिखा है। डीपी को मुख्यतः समाजशास्त्री माना जाता है, लेकिन अर्थशास्त्र, इतिहास, संगीत, चित्रकला आदि में भी यह अपना स्पेसिफिक रहे हैं। द्वंद्वात्मक पद्धति इन्होंने अपनाई। इसके अंतर्गत उन्होंने बताया था कि भारतीय समाज के अध्ययन के लिए आपने ऐतिहासिक पद्धति को अपनाया है। आपने भारत की परंपराओं के इतिहास में कालक्रमिक अध्ययन पर भी जोर दिया है। इसमें आपने द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण के आधार पर भारतीय परंपराओं के संघर्ष पर जो है वो जोर दिया है तथा उसमें बताया है कि भारतीय समाज में परंपराओं का संघर्ष वृहद स्तर एवं लघु स्तर की परंपराओं में होता है। वृहद स्तर की परंपराएं संस्कृत भाषा में मिलती है और लघु स्तर की परंपराएं स्थानीय भाषाओं में मिलती है। तो डीपी ने भारतीय समाज के सामाजिक परिवर्तन की अध्ययन पद्धति हीगल और मार्क्स के द्वंद्ववाद को संशोधित करके प्रस्तुत किया। भारतीय समाजशास्त्र में डीपी के द्वंद्वात्मक उपागम के नाम से जानी जाती है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक पद्धति। सेकंड पद्धति है मनोवैज्ञानिक। इनके विभिन्न प्रकार के तत्व को सिद्ध करने का प्रयास करा तथा व्यक्तित्व पूर्ण एकता तथा ज्ञान इस पूर्णता का आधार है, यह इनका विचार था। थर्ड है दार्शनिक पद्धति। तो डीपी मुखर्जी दार्शनिक पद्धति के भी समर्थक रहे हैं। डीपी की दार्शनिक प्रवृत्ति का आधार तर्क एवं विवेक है, जिसका मूल बिंदु बुद्धिवाद एवं व्यवहारिक तर्क रहा है। विभिन्न विज्ञानों में डीपी के संबंधों की बात करें तो डीपी मुखर्जी क्योंकि संपूर्णतावादी दृष्टिकोण के समर्थक रहे हैं, इसलिए इन्होंने अर्थशास्त्र, इतिहास तथा समाजशास्त्र के पारस्परिक संबंधों व ज्ञान को आधार मानकर इसका आदान प्रदान किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इन्होंने इतिहास के बारे में भी लिखा है। इन्होंने बताया था कि इतिहास मात्र घटनाओं, अतीत की घटनाओं का ही अध्ययन नहीं, बल्कि अतीत की घटनाओं के अध्ययन के आधार पर इतिहास समाज के भविष्य का भी अनुमान लगाता है।
इसलिए इतिहास की प्रकृति दार्शनिक होती है। यह इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि इतिहास के द्वारा सिर्फ हमें जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं उसी का ही ज्ञान नहीं मिलता है, अपितु इसके द्वारा हमें आने वाले समय की भविष्यवाणी का भी पता रहता है। जिस प्रकार इतिहास में घटित हुआ है उसका अनुमान लगाकर हम भविष्य की घटनाओं के बारे में भी अध्ययन कर सकते हैं। तो इस प्रकार डीपी मुखर्जी के व्यक्तित्व का अध्ययन, संपूर्णतावादी दृष्टिकोण, मनोशन, समाजशास्त्रीय अध्ययन आदि मार्क्सवादी विचारों के समर्थक की हमने आज बात की है। धन्यवाद।